नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों से काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के एक नए पड़ाव पे, एक अगले चरण पे आ चुके हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी जिसे हम बोलते हैं संचार कौशल। संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी विधा है जिसके ज़रिए हम किसी के सामने अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब वो बेस्ट प्रेजेंटेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। हम लिख के अपनी बातें आप तक शेयर कर सकते हैं, हम बोल के अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, हम पढ़ के, सुन के, देख के, ये बाकी जो भी विधाएं हैं जिसके ज़रिए भी हम आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन सभी का अध्ययन हम कम्युनिकेशन स्किल्स में करते हैं। लेकिन एक और विधा है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और ये ऐसे कहूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर वे है। ये एक ऐसा जो सच में आपके करियर को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आपके करियर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या चीज़ होती है? रिज्यूमे। रिज्यूमे एक वो पार्ट होता है जिसमें मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पेपर, एक A4 साइज पे एक पेपर तैयार करता हूँ, आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ। आप उस पेपर पे मेरी क्वालिफिकेशन या जो कुछ भी जिस भी क्रोनोलॉजी में मैंने आपको प्रेजेंट किया है उसके ज़रिए आप मुझे जज करेंगे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि ये वो प्रैक्टिकल विधा है जो आपके करियर में और ऊपर जाने के लिए आपको हेल्प करने वाली है। तो अब एक रेज्यूमे को ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएं, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट भी है और ऑब्वियसली रेज्यूमे आप किस कोर्स में हैं, नहीं हैं, किसी और कोर्स से हैं, रेज्यूमे आपको लाइफ में कभी ना कभी बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन ये आता है कि रेज्यूमे, करिकुलम वीटे या CV जिसे बोलते हैं और बायोडाटा, इन तीनों में फ़र्क होता है। कई बार हम लगभग एक ही शब्द के सेंस में तीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन तीनों अलग होते हैं। रेज्यूमे टेक्निकली एक फ्रेंच वर्ड से बना है। इन सभी का लगभग एक मोटा तौर पर मीनिंग ये होता है कि जब मैं आपकी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, लेकिन किसी कारण से मैं आपके सामने पहुंचूं, ये इवन अगर इंटरव्यू के लिए भी आया हूं तो भी, उससे पहले जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आएगा वो होगा ये पेपर का पीस, जिसमें मेरी क्वालिफिकेशन या जिस भी तरह से मैंने अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करने का प्रयास किया होगा वो आपके सामने कागज़ की शक्ल में या एक ईमेल के फोल्डर की शक्ल में आपके पास पहुंच सकेगा। अच्छा, कुछ खास केसेस में आप सिर्फ रेज्यूमे से काम नहीं चला सकते, कभी कभी हमें कवर लेटर भी लिखना पड़ता है। अभी कवर लेटर क्या है उस पर बाद में आएंगे, पहले हम रेज्यूमे को ही थोड़ा समझ लेते हैं। रेज्यूमे में आप इतना समझ लीजिए कि आप अपने विषय में अपने उन लोगों तक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो जो आपको जज करने वाले हैं। यदि आप इस साक्षात्कार से पहले की विधा में पास हो सके, यानी कि रेज्यूमे आपने अच्छे ऑर्डर में बनाया है, इस तरह से बनाया जो इंप्रेसिव है, जो एक्स्ट्रा इंप्रेसिव नहीं है, यानी आपका इंप्रेशन खराब करने की हद तक नहीं जा रहा है, उस लेवल तक है जहां तक आप मुझे मेरे से मिलने से पहले समझ पा रहे हो और आपको लगता है कि जिसने ये रेज्यूमे बनाया है वो थोड़ा ठीक ठाक ही व्यक्ति होगा। हो सकता है उनकी क्वालिफिकेशंस के बेस पे, आपके एजुकेशन के जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे, जो प्रोजेक्ट आपने किए उनके बेस पे, या किसी और कारण से आपको रेज्यूमे इंप्रेसिव लगा, या एक प्रैक्टिकल कारण ये भी हो सकता है कि इस जॉब के लिए आप बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं। लेकिन जब बात होती है कंपटीशन की, कंपटीटर्स बहुत सारे हैं, सभी इक्वली क्वालिफाइड हैं, सबकी लगभग अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तभी रेज्यूमे, ये पेपर का पीस, ये आपको विन पोजीशन तक लेके आ सकता है। इसलिए रेज्यूमे की इंपॉर्टेंस आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। अगर एक मात्र जॉब है, आप ही एप्लीकेंट है, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए भी कुछ लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम तैयार ही नहीं है। हम फाइट करने वाले हैं एक कंपटीशन के लिए जहां सब आपसे ज़्यादा धुरंधर होंगे, या कम से कम आपका बहुत ही करीबी मामला होगा। वहां आपको जीतने के लिए अपने रेज्यूमे पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या कहूँ कि एक सही तरह से, जैसे कहते हैं ना, सही विधा का इस्तेमाल करना होगा, उस चीज़ का चुनाव करना होगा जो आपको सच में विन पोजीशन तक पहुंचा सकती है। क्या है विन पोजीशन, उसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेडर सेक्शन। अभी हेडर सेक्शन क्या होगा? हेडर सेक्शन स्टैंड्स फॉर कि आप सबसे पहले रेज्यूमे के सबसे ऊपर वाले बोल्ड बॉक्स में क्या लिखने वाले हैं। आमतौर पर बेहतर रहेगा आप अपना नाम ही लिखें, अपना नाम बोल्ड लेटर्स में आपने यहाँ पे नाम लिख दिया, बड़ा बड़ा कुछ भी। सेकंड नंबर पे अगर ये A4 शीट है तो आप कौन से फॉन्ट को सेलेक्ट करने वाले हैं, दैट विल बी द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। आपको फॉन्ट बहुत बड़ा या सारा बोल्ड करके इस तरह से अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना है। मैंने पहले कहा कि ये इंप्रेशन आपको बनाना है, लेकिन ओवर इंप्रेशन के चक्कर में या ओवर एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में आपको खराब नहीं करना है किसी भी सूरत में। क्लियर? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बड़ा सा एक हेडर सेक्शन लिया जिसमें आपने अपना नाम लिखा, हो सके तो बोल्ड में। इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, बाकी सारे रिज्यूमे का फॉन्ट हम लगभग 11 या 12 लिखते हैं। 11-12 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, यानी हमारे को लगभग नज़दीक रहना है जो आइडियलिस्टिक फॉन्ट है।
आराम से पढ़ा जाए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि आपको लगे कि ये खाली पेज ज़्यादा भरने के लिए या फिर अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा किया गया है। तो बोल्ड सारा नहीं रहेगा, सारे कैपिटल लेटर्स नहीं रहेंगे, फॉन्ट लगभग 11-12 रहेगा तो सुटेबल रहेगा। अच्छा, सबसे पहले हम हेडर सेक्शन पे आ चुके हैं। आपने अपना नाम लिख दिया। नाम के बाद अपने टाइटल में आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ किस फील्ड में है, आप एग्जैक्टली अपने लिए कौन सा टाइटल चुनना पसंद करेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग मीडिया फील्ड के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मीडिया फील्ड में या तो आप रिपोर्टर होंगे, आप कैमरा मैन हो सकते हैं जिसे आजकल बोलते हैं DOP यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, या फिर आप कैमरा पर्सन या फोटो जर्नलिस्ट भी एक आजकल टर्म चलने लगा है, या फिर रिपोर्टर होंगे, एडिटर होंगे, सब एडिटर, जूनियर सब एडिटर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, एंकर, न्यूज रीडर, वट एवर इज योर टाइटल विल बी रिटन इज स्मॉल। आपके नाम के ठीक नीचे वहां आप अपना टाइटल लिख सकते हैं। इससे कई बार होता क्या है, जॉब कई सारे अलग अलग पोस्ट के लिए निकली होती है, आपने उनमें से किसी एक पॉइंट के लिए अपने आप को सेलेक्ट किया है। मिसाल के तौर पे फिलहाल हम एडिटर या संपादक ले लेते हैं, तो आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है वो संपादक लेवल की जॉब है। तो आपका, और यहाँ बहुत सारे और भी रिज्यूमे आए हैं, उनमें से कोई रिपोर्टर के लिए आया है, कोई न्यूज़ रीडर के लिए आया है, तो आपने अगर इस यहाँ रिज्यूमे में यही अपना मेंशन किया होगा कि आप एग्जैक्टली किस पोस्ट के लिए आए, तो दैट विल मेंशन कि यस ये जो कैंडिडेट है जिसका रिज्यूमे हमने गलती से खोला है या प्रिंट आउट अगर फॉर्म में आया है, ये लिंक में तो फिर भी कभी कभी लिखा होता है, मेल में आप मेंशन करते हो, मेल पे भी हम बाद में आएंगे कि मेल में हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाएंगे, लेकिन अगर मेल से इतर हमारे पास फिजिकल फॉर्मेट में आपका वो लेटर आ चुका है तो हम कैसे आगे आएंगे, देन दिस लाइन विल बी द विनिंग पोर्ट। तो हम इसके जरिए अपना बता सकते हैं कि एग्जैक्टली मैं इस वाली लाइन के लिए या इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। हो सके तो उसी पोस्ट को आप अपने सब हेडिंग में कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं टेलर या रेज्यूमे। टेलर या रेज्यूमे मतलब कि आप अपने रेज्यूमे को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट टू कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो आपको अगर संपादक की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ संपादक लिख देंगे। ऑन द अदर अगर आपको इसमें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट में या रिसर्चर के तौर पे या किसी ऐसी पोस्ट के लिए, आप इसे चेंज कर लेंगे। अपने नाम के नीचे जो आपका पार्ट है उस नाम के चेंज पार्ट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एग्जैक्टली वही पोस्ट अपने नाम के नीचे यहाँ लिख दी है ना, तो वो आपके रिज्यूमे को थोड़ा सा अपग्रेड कर देगी कि एग्जैक्टली आप इसी लेवल के लिए, इसी जॉब के लिए ही बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं। लेट इट बी कि आपके रिज्यूमे में आप कई सारे और पार्ट के लिए भी बेस्ट हो सकते थे, लेकिन यहाँ जो वैकेंसी है, जो रिक्वायरमेंट है, आपने उसी को अपनी स्पेशलिटी प्रूव अगर कर दिया तो आप बाकी सारे कैंडिडेट से एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है कि अगर मेरे को रिज्यूमे में सबसे पहले कोई चीज़ देखनी है कि ठीक है जस्ट कॉल दिस कैंडिडेट, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, उसको किस तरह से कांटेक्ट किया जाए। अब आजकल कांटेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, ईदर आई कैन मेल यू और आई कैन सेंड यू द एनवेलप, एक मैं पोस्ट कार्ड भेज सकता हूँ, या तीसरा और मोस्ट इफेक्टिव आपका मोबाइल फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर। तो ये चीजें आप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लिख देंगे। आपका जहाँ हेडर आ चुका है, हेडर सेक्शन के नीचे अगेन हेडर सेक्शन का फॉन्ट कुछ और रहेगा, बाकी सारे रिज्यूमे का फॉन्ट यदि हो सके तो 11 से 12 थोड़ा सा सूट करता है। तो बाकी सारे जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको आप यहाँ रिलेटिवली यहाँ नीचे लिख सकते हैं। यहाँ आपने मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दी, और यहाँ आपने यदि चाहे तो अपना परमानेंट एड्रेस या फिलहाल जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, एड्रेस भी कई बार आपके लिए बहुत ही कमर्शियल पार्ट हो जाता है। मान लीजिए आप एनसीआर में, दिल्ली, बेंगलोर ऐसी किसी जगह रहते हैं, किसी कैपिटल रिलीजन में रहते हैं और वहाँ की पोस्ट है, तो हो सके तो नियरेस्ट एड्रेस अपना दीजिए। हो सकता है आपका परमानेंट एड्रेस से दूर का हो, आपका होम टाउन कोई दूर हो, तो वो अगर आपने होम टाउन वाला एड्रेस लिखा तो वो आपके लिए बैकलॉग का काम कर सकता है, आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो डू नॉट ट्रेस फॉर दैट। हो सके तो यहाँ वो एड्रेस लिखिए जो उस कंपनी के बिल्कुल लोकलाइज पड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को चुनेंगे तो आप कोशिश करेंगे एम्प्लॉय बहुत दूर से नहीं आए। अगर एम्प्लॉय बहुत दूर से आएगा तो वो शायद उसका खर्चा मांगेगा या उसका बाय डिफॉल्ट खर्चा बढ़ ही जाएगा। तो अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल है उस जॉब के, उस सिटी के आसपास का, वो एड्रेस प्रेफरेबली यहाँ मेंशन कर दीजिए। हो सकता है आपकी दूसरी जॉब आपके होम टाउन के आसपास है, तो अगेन यू कैन री एडिट दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि वो एड्रेस लाइन आप वहाँ चेंज कर सकते हैं। तो एड्रेस, नियरेस्ट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये तीन वो पॉइंट हैं जिनसे कोई भी आपको कनेक्ट करेगा, कांटेक्ट करेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके हेडर सेक्शन के इमीडिएट नीचे आएंगी, सब फॉलोड बाय जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं या जिस पोस्ट के लिए आप बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। क्लियर? यहां के बाद आता है कि अब आपको अपने रिज्यूमे में नीचे उतरना शुरू करना है। रिज्यूमे के बाद सेकंड चीज क्या आती है, आपका नाम आ गया, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, या आपको कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सके
वो सारी चीजें आपने इसमें डाल दी हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, आपकी स्कूलिंग। हो सकता है आपके पास कुछ और हो जो ज़्यादा सूटेबल हो, या फिर आपको लगता है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, आपका जो आपने एक्सपर्टीज लेवल रखे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इवन देन हो सके तो आप अपने स्कूलिंग से ही शुरू करें। स्कूलिंग भी हम फ्रॉम लेटेस्ट टू डियरेस्ट में जाएंगे। यानी अगर आप अभी ग्रेजुएशन है, मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ से BGMC का ही कोर्स कर रहे हैं, तो अपने ग्रेजुएशन की डिटेल आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 12th और उसके बाद 10th। तो यानी कि जो इस समय इमीडिएट चल रहा है, अगर हो सके तो आप उसको सबसे ऊपर शो करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पर 12th या 10th के मार्क्स आपको रिज्यूमे में ऐड करने हैं या नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अगर आपने 95% अबव स्कोर किए हैं 12th में भी 10th में भी, ओके यू कैन मेंशन इट। लेकिन यदि आपको लगता है कि 10th में तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, 12th में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा कि चलो 10th के तो हमने मार्क्स यहाँ लिख दिए 99 पॉइंट समथिंग, और जो आपके 12th के थे जो शायद 80s या 70s में रह गए, आपने उनको हाइड कर दिया। अगर आपने ऐसी मिस्टेक की तो आप इंटरव्यू लेने वाले का सबसे पहले अटेंशन ही वहाँ ड्रॉ कर दोगे कि आपने 12th के मार्क्स क्यों नहीं लिखे हैं, 10th के क्यों लिखे हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, डू नॉट राइट इट। सेम कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि रिज्यूमे ज्यादा बढ़ा जा रहा है, डू नॉट राइट इट। तो मार्क्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपल्सरी तो कतई नहीं है। सब्जेक्टिव कि आप चाहते हो कि वहाँ अटेंशन ड्रॉ किया जाए, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आप वहाँ लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है तो मार्क्स लिखना कंपल्सरी नहीं है, वो खाली एक रिलेटेबल इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से में 12th, कौन से में 10th, इसे इसी क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ के बाद आपकी स्कूलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है, यहाँ आपके एड्रेस ईमेल्स आ गए। अब थर्ड लाइन पे आप जब आएंगे तो ये जो पार्ट आता है, या तो आएगा कि आपके प्रोजेक्ट कितने हैं, या फिर आपने जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो कैसे जाएगा। अब इन दोनों को आप इंटरली चेंज कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपने प्रोजेक्ट्स ज़्यादा अच्छे कर रखे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स या आपके इंटर्नशिप वो सारे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग है, उसमें आपने ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट कर रखा है, तो यहाँ आप इसको ऊपर लिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि आपको लगता है कि आपके जॉब का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा शानदार है, वही आपका USP है, तो आप उसे ऊपर लिख सकते हो। इसमें क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे स्विच की जा सकती है, सब्जेक्ट टू आपको क्या बेटर लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग विच शुड बी ऑन द प्रायोरिटी एंड विच शुड बी कैन बी लोअर प्रायोरिटी, है ना। तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको लगता है कि जो भी आपका ज़्यादा सेलेबल पार्ट है, USP है, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप प्रोजेक्ट को लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट के बाद जो अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट में अगर हो सके तो बिल्कुल उसे एक्यूरेसी लिखें। जैसे मैंने बताया था ना कि फॉन्ट जो लिखेंगे 10 से 12 लिखेंगे, साथ में फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको भी बहुत ज़्यादा कलात्मक बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, उसे मोस्ट इजीली रीडेबल फॉन्ट में ही रखेंगे। हो सके तो टाइम्स न्यू रोमन या एरियल में अगर रखें तो सबसे बेहतरीन रहता है, क्योंकि वो लगभग सबसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो उसमें आपको ज़्यादा कलात्मक तरह से अपना रेज्यूमे का फॉन्ट रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक इजी फॉर्मेट में रखेंगे। जो आपका प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में भी अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखें, अगर आप न्यूज़ मीडिया का कर रहे हैं कि आपने मीडिया की तौर पे प्रोजेक्ट में अपने 2-3 प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें आपने एंकरिंग की है, तो आप एंकर को उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपने फोटोग्राफी की है, आपने वीडियोग्राफी की है, अगर आपने न्यूज़ एडिटिंग की है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट पार्ट था उसको आप पहले ही मेंशन कर देंगे। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए उसकी डिटेल्स अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अगेन डिटेल्स में बहुत ज़्यादा पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा, आप रामलीला मैदान में गए थे, अन्ना हजारे का आंदोलन में वर्क किया था, ऐसा कुछ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको रिज्यूमे को रीडेबल रखना है, उसे बोरिंग नहीं बनाना है। क्योंकि आपका रेज्यूमे 17-18 पेज का रेज्यूमे आ गया और उसे पढ़ने से पहले हमने पहले रिजेक्ट कर दिया, इतनी सारी कहानी कौन सुनेगा। तो डू नॉट गो फॉर दैट। अगर हो सके तो उसे बिल्कुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखें, अपने प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स, डिटेल्स, जिस चीज़ पे आप अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं उसे आप बोल्ड में लिख सकते हैं और उसे आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट ए फ्यू वर्ड्स, द होल लाइन इज नॉट सपोज टू बी इन बोल्ड और द हाईलाइट थिंग। ओके, एक या 2 वर्ड में, अगर 2 वर्ड का आपका इन्फॉर्मेशन है, न्यूज एडिटिंग, दिस न्यूज चैनल फॉर दिस, तो आपने 2 वर्ड डाल दिए ना, न्यूज एडिटिंग या फिर एंकरिंग या फिर वॉइस ओवरिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग और व्हाट्सएवर इट इज, उसको आपने एक वर्ड उसको बोल्ड कर दिया, 1 या 2 लाइन की डिटेल लिख दी, सफिशिएंट एनफ। ठीक है। अब आते हैं कि उसके बाद आप अपना जॉब एक्सपीरियंस लिखेंगे। अगेन अगर आप अपना जॉब एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर रहे हैं तो जॉब एक्सपीरियंस में यदि हो सके तो टाइटल को अगेन फॉर्मेट कर देंगे। आपने कौन सी कंपनी, कौन से न्यूज़ चैनल, कौन से न्यूज़पेपर में काम किया है, यहाँ पर अपना खाली उसका नाम लिख देंगे।
अगर नाम इंप्रेसिव है, से आपने किसी बड़े न्यूज़ चैनल के साथ आप एसोसिएट रहे हैं, तो उसका नाम आप बोल्ड में रखेंगे। साथ में वह कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हैंडल कर चुके हैं उनको भी आप बोल्ड में रख सकते हैं। लेकिन जस्ट दीज टू थिंग्स, द होल लाइन इज नॉट सपोज टू बी इन कैपिटल और द होल लाइन इज नॉट सपोज टू बी इन द बोल्ड फॉर्मेट एट ऑल। क्लियर? तो इन दोनों को हमने बोल्ड में लिख दिया, अपने न्यूज़ चैनल का, न्यूज़पेपर का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके साथ आप एसोसिएट रह चुके हैं, आपने उसका नाम मेंशन कर दिया। फॉलोड बाय आपने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन कर दी हैं कैपिटल्स में। एक लाइन का इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम 2 लाइन का इंट्रोडक्शन आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन में बहुत इंप्रेसिव नहीं मिल रहा है बट यू फाइंड योरसेल्फ टू बी वेरी गुड राइटर, तो आप अपने एक्सपीरियंस को या आपने कुछ नया लर्न किया है या व्हाट हाईलाइट यू यूज टू गेट ओवर देयर, आप उसको एक लाइन में थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, साथ में अपने ये कर दिया। अच्छा, कई लोग ये लिखते हैं कि मैं सत्यापित करता हूं कि जो सूचनाएं प्रमाणित तौर पर की गई हैं वो सब सत्य हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं, आप ही का रिज्यूमे आप ही ने बनाया, आप ही तो भेज रहे हो। तो ऐसी लाइन लिखे, अगर आपका रिज्यूमे छोटा पड़ रहा है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ खत्म हो गई, आपका पेज यहाँ तक जा रहा है, मेक सेंस, आप उससे थोड़ा सा खेल सकते हो। लेकिन अगर आप जबरदस्ती लिख रहे हो तो पेज भरने के लिए ही लिखना पड़े, तो हो सके तो उसे अवॉइड करके आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिख सकते हो, अपनी रुचियां लिख सकते हो, अपने शौक लिख सकते हो, हॉबीज जैसे हम कहते हैं, या लैंग्वेज यू नोन, या बाकी इंफॉर्मेशन को आप और फॉरवर्ड कर सकते हो। इस तरह की लाइन से बचें कि मैं सत्यापित करता हूं या आई अप्रूव दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी आर करेक्ट, प्लीज डू नॉट राइट दैट, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वॉट एवर यूर राइटिंग इन योर रिज्यूमे, दैट इज योर पेपर ना। तो ठीक इस तरह से अपने रिज्यूमे को इफेक्टिव बनाने के लिए हम अपने जॉब डिस्क्रिप्शन तक पहुंच चुके हैं। एक्सपीरियंस को और बाकी डिटेल्स को, से आपका प्रोजेक्ट हुआ, जॉब डिटेल्स हुई, ये हुआ, इन सबको यदि हो सके तो बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। जब आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, जब ये चीजें आप बुलेट पॉइंट में लिखते हैं तो आप इनको थोड़ा सा ज्यादा एलिब्रेट कर सकते हैं, ज्यादा रीडेबल फॉर्मेट में ले आते हैं। इन स्पाइट ऑफ कि मैं पूरा पेज आपके सामने लिख के लिया हूं तो शायद उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बुलेट पॉइंट लिख रखे हैं और हर बुलेट में एक वर्ड बोल रखा है जिसे आपने बोल्ड में किया हुआ है, एक लाइन का डिस्क्रिप्शन, इट इज रीडेबल। आपको अपने इंटरव्यूअर जो भी आपको सिलेक्शन करने वाला है उनका ध्यान ड्रॉ करना है वहां पे, तो जहां आपको लगता है कि यहां ड्रॉ करना चाहिए वहां आपने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, एक वर्ड को अपने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, सफिशिएंट एनफ। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे यू जस्ट नीड टू शो व्हाट यू कैन। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप लोग मीडिया के स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इस वीडियो को ज्यादा देख रहे होंगे, तो मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए कई बार लिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ओन करते हैं तो आपको दिखाना होता है कि आप कितने ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं या आपकी किस वीडियो ने बहुत अच्छा काम किया है, आप उनका लिंक दे सकते हो। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि आप वहां नहीं हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आपका रिज्यूमे। अगर आप ई फॉर्मेट में यानी ईमेल या किसी ऐसे सेंस में दे रहे हैं और आपने उसमें लिंक दे दिया, तो जो आपके इंटरव्यू खाली है उस लिंक को टच करेंगे और आपका पूरा का पूरा लिंक खुल जाएगा, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वहां ओपन हो जाएगी। गो फॉर इट। अपने जितने ज्यादा लिंक्स, अगेन जो आपका बेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो आप दे सकते हो। अच्छा, एक लाइन में अगर आप सारे यहाँ लिंक देते चले जाएंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा, उसमें वो रीडेबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो रीडेबिलिटी हम कैसे ला सकते हैं? कुछ लिंक्स को आप अपनी हॉबीज में डाल सकते हो, कुछ अपने जॉब एक्सपीरियंस में डाल सकते हो, कुछ को अपने डाटाबेस में डाल सकते हो, कुछ को आप अपने बेस्ट फीचर्स में डाल सकते हो, कुछ को अपने एक्सपर्टीज में। मतलब आपने एक और बुलेट पॉइंट लिखा, उसके नीचे 2 लिंक्स लिख दिए, फिर दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा, फिर 2 लिंक्स दे दिए। इस तरह से आप अपने लिंक्स को ज्यादा शेयर कर रहे हो। अगर इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है तो उसको भी, उस पर अगर बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, रिव्यूज आए हैं, बहुत सारे लाइक्स आए हैं, उसके लिंक को भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मीडिया की लाइन में लिंक्स आर द विनिंग कैपिटल। ठीक है, सोशल मीडिया से याद है कि आजकल लिंक्डइन प्रोफाइल है, आमतौर पर लिंक्डइन प्रोफाइल आपको जॉब दिलाने का काम भी करती है। तो क्योंकि ये अगेन इट इज अ लिंक, इसे आप हेडर सेक्शन में लिखेंगे, जहां आपका हेडर सेक्शन था, हेडर सेक्शन के नीचे जहां आपने अपना एड्रेस लाइन लिखी थी वहीं आप लिंक्डइन का अपना लिंक भी दे सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन से ही मैक्सिमम लोग आपको ज्यादा अप्रोच करते हैं। अगर लिंक्डइन का आपने प्रोफाइल नहीं दे रखा है तो लिंक्डइन पे क्लिक करके वो आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको सर्टिफाइड तरीके से भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पे डालेंगे, आपको पता है लिंक्डइन पे आपने अपना सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा विद ऑल द सीरियस डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स हमारे को वहां से मिल सकती हैं। क्लियर? तो आप अपने सारे लिंक्डइन की सारी डिटेलिंग वहां लिख देंगे। इस तरह से अब आपने, हम लिंक्स की बात कर रहे थे तो जॉब डिस्क्रिप्शन में मिसाल के तौर पे अगर आपने इंडिया टीवी में काम किया हुआ है, इंडिया टीवी में किसी प्रोग्राम का आपने होस्ट किया है या किसी प्रोग्राम में आपने पीटीसी की है, पीस टू कैमरा आपने दिया हुआ है, तो जो आपकी पीटीसी वाला वीडियो है, क्योंकि अगर मैं आपका इंटरव्यू सिलेक्शन करने वाला हूं, आई विल लाइक टू सी कि आप कैमरे के सामने कैसे दिखते हो,
तो आपने अपने पीटीसी वाला वीडियो उसमें मेंशन कर दिया, आई वांट टू सी यू, आई विल जस्ट क्लिक दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड आई विल एबल टू सी व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, राइट। तो वहां आपका पीटीसी का डायरेक्ट लिंक ही खुल जाएगा। ठीक इस तरह से अगर मैं चाहता हूं आप न्यूज स्टूडियो के अंदर कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आई विल लिंक अगेन शेयर की आई इनसाइड ऑफ स्टूडियो वाइल माई वर्क, ऐसा आपने कुछ डाल दिया, अपना कोई ऐसा लिंक जिसमें आप ठीक ठाक आपने परफॉर्म किया है, जिस पे व्यूज भी अच्छा है या आपके अकॉर्डिंग वो इंप्रेसिव है, आपने वो लिंक वहां शेयर कर दिया। इस तरह के जितने लिंक आप शेयर करते जाते हो, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू जो आपको पैनल सेलेक्ट करने वाला है, अगर वो मीडिया के प्रोफाइल है तो दे विल लाइक टू सी कि आप मीडिया में कैमरे के सामने, मीडिया कैमरे के पीछे, स्क्रिप्ट राइटिंग में, वॉइस ओवरिंग में कैसा कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो। एंड आई एम नॉट वेटिंग कि आप अपना टिकट कटा के मेरे स्टेशन के सामने आओगे, इंटरव्यू सेक्शन में आओगे, फिर मैं आपका ऑडिशन लूंगा। नो बडी, आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम। तो गिव मी दोज लिंक्स बिकॉज दोज लिंक्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर मी। क्लियर? तो इसके लिए हम उन लिंक्स को शेयर कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। जैसे मैंने कहा हेडर सेक्शन के नीचे आप अपना लिंक्डइन का लिंक शेयर कर सकते हो, ऐसे ही वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उससे रिलेटिव अपना लिंक्स दे सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी अच्छे करते हैं, आपके किसी फोटोग्राफर को अवार्ड मिला है या कोई फोटोग्राफ किसी न्यूज़पेपर में सेलेक्ट की गई है, वो फोटो, उस लिंक, उस वेबसाइट, उस न्यू मीडिया का लिंक भी आप इसमें शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी तक अपनी स्कूलिंग खत्म कर चुके हैं, स्कूलिंग का जिक्र आ चुका है, आपके प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, आपका जॉब प्रोफाइल आ चुका है, यानी कि आपका जो अभी तक एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, वो भी आप शेयर कर चुके हैं। और कौन सी डिटेल्स आपको और ज्यादा यूजफुल बनाती है? अगेन, व्हाट एल्स डू यू नो? आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि मीडिया एक ऐसी लाइन है जिसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आमतौर पर आपको विनिंग फॉर्मेट पे लेके जाती है। तो वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? अगर आपने कभी पेजिनेशन किया हुआ है, यानी कि आपने न्यूज़पेपर का पेज बनाया हुआ है, दैट विल बी योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। या अगर आपकी हॉबी में सपोज करिए आप क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं और आपको क्रिमिनोलॉजी में आपने कुछ भी कोई अध्ययन किया हुआ है, उसका कोई सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है, दैट यू कैन शो देयर इन स्पाइट ऑफ। हालांकि इसमें जब आप अपना नॉर्मल अपना एजुकेशन दे रहे हो, उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज एजुकेशन में वो मेंशन करेंगे, लेकिन आप उसे एक लाइन में रिपीट भी कर सकते हो। अच्छा, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मैं कितने साल का हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है नए फॉर्मेट में। फिर भी अगर आप चाहते हैं, आप उन्हें मेंशन करना चाहते हैं, तो सबसे लास्ट में अपना सारा स्टेटस आप लास्ट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको पेज तो भरना ही है। अगर आपके पास इतनी सारी चीजें नहीं है, जैसे मैंने कहा 10 से 12 का ही फॉन्ट रखना है, फॉन्ट को भी आप उससे बड़ा नहीं कर सकते, पेज को खाली भी नहीं छोड़ सकते, तो आपकी ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें आप मेंशन कर सकते हो लास्ट में, आफ्टर योर हॉबीज एंड एवरीथिंग। अगेन, कई लोग उसको सबसे ऊपर रखते हैं, यानी जब रिज्यूमे फॉर्मेट करते हैं, खासतौर पे जो यूपी बेल्ट है, इसमें आमतौर पे आप भी जानते हैं कि रिज्यूमे सबसे पहले कौन बनाया था? आमतौर पे जो जेरोक्स वाले हैं, जेरोक्स वाले भैया, वही आपके रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। डू नॉट गो फॉर दैट, यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स के एक्सपर्ट का रिज्यूमे ही अगर कोई जेरोक्स वाले भैया बना रहे हैं, तो आप जानते हो आपका एक्सपीरियंस आप खुद ही नल इनवाइट कर रहे हैं। डू नॉट गो फॉर दैट। आप सारे टिप्स का यूज करिए, इस वीडियो को सारे पॉइंट देखिए, जो जो पॉइंट मैंने बताए उन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक ठीक ठाक सा रिज्यूमे आप अपना का फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बीच में आपको बात बताई थी, कवर लेटर। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? कवर लेटर आप हर एक रिज्यूमे में, हर एक पोस्ट पे नहीं लिखोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिज्यूमे में जो आप जॉब फॉर्मेट है, आमतौर पे अपने हेडर सेक्शन के नीचे लिंक्डइन वगैरह में वहां लिखेंगे। ठीक इस तरह से कवर उसको आप चेंज कर सकते हैं, आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। तो वैसे ही कवर लेटर भी लगभग उसी फॉर्मेट में काम करता है। इनफैक्ट कई सारे वैकेंसीज में कवर लेटर अलग से कॉल किया जाता है कि आप अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपना रिज्यूमे और कवर लेटर भेजिए। तो ये कवर लेटर आखिर ये चीज क्या है? एक तो ताल्लुक होगा ना, तो कवर लेटर इज ऑल अबाउट कि ये कवर लेटर आपके रिज्यूमे को कवर करने का काम करता है। कवर करने यानी आपने रिज्यूमे में बहुत डिटेल में अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, आपने ये किया, आपने ये प्रोजेक्ट किया, आपने ये लिंक दिए, ये सारी चीजें कवर लेटर में रिपीट नहीं हो सकती। मेक इट वेरी श्योर, कवर लेटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रिज्यूमे और बायोडाटा और सीवी और व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है, तो कवर लेटर विल मेंशन कि एक्चुअली आपकी वैकेंसी क्या है, आपका वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट मैंने कहाँ देखा है, उस जॉब के लिए जिसमें आपकी डिजायरेबल चीजें क्या हैं और आपकी मेंशन चीजें क्या हैं, उन सबको आप किस किस तरह से फुल करते हो वो आप कवर लेटर में बनाएंगे, पहला। दूसरा, कवर लेटर ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। रिज्यूमे में मैंने कहा ना, आप ये इन्फॉर्मेशन भी डालिए, वो लिंक भी डालिए, ये सारी चीजें कवर लेटर में नहीं, अवॉइड करने के लिए है। कवर लेटर इज ऑल अबाउट कि जब आप अपने रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, तो आपका जो विज्ञापन है, जो आपकी नीड है, जो आपका एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू आपको पता चला है कि देयर इज दिस पर्टिकुलर वैकेंसी,
आप उसके लिए अपने आप को सबसे बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट कैसे बनाते हो? तो कवर लेटर इज द आंसर। कवर लेटर में मैक्सिमम 3 to 4 पैराज ही मेंशन किया सकते हैं, इससे लंबी कहानी नहीं लिखी जाती है। कवर लेटर में आप बुलेट पॉइंट्स नहीं यूज करेंगे, कवर लेटर में बोर्ड्स नहीं होगा, कवर लेटर में कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं होगा। कवर लेटर बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में, यस यू नीड दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, यू हैव अप्लाइड दैट इन दिस प्लेटफॉर्म, आई गो थ्रू दैट एंड नाउ आई थिंक माई सेल्फ इज द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। यानी कि आप अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि आपकी जो ये वैकेंसी निकली है उसके लिए आप ही सबसे बेहतर कैंडिडेट हो। और इसमें आप अपना ये नहीं बताएंगे 12वीं में मेरे इतने प्रतिशत मार्क थे, मैंने उस कॉलेज से डीवी कॉलेज से मैं यहाँ पढ़ा हूँ। नहीं, कवर लेटर इज नॉट सपोज फॉर दैट। कवर लेटर विल जस्ट कवर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं उसके लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट क्या हूँ, प्लीज कन्वे माई कैंडिडेचर इज द थिंग विच आई एम सपोज टू से इन कवर लेटर। तो कवर लेटर में मेंशन करेंगे कि आपकी ये वैकेंसी थी, मुझे लगा कि इस वैकेंसी के लिए मैं सबसे सुटेबल कैंडिडेट हूँ एंड यस आई माई सेल्फ प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर दिस, और उसमें 2-3 रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपके उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपका सारा एक्सपीरियंस न्यूज़ रीडिंग का है, न्यूज़ एंकरिंग का है और उस कवर लेटर में मांगा गया है माफ कीजिए, अगर उसमें मांगा गया है कि हमारे को खाली एक रिपोर्टर चाहिए, तो आप अपना न्यूज़ रीडिंग वाला एक्सपीरियंस कवर लेटर में मेंशन ही नहीं करेंगे। आप खाली बताएंगे आपको न्यूज़ रीडिंग का, आपको न्यूज़ रिपोर्टर चाहिए था, मैंने उस ईयर में उस न्यूज़पेपर में उस न्यूज़ चैनल में इतने टाइम ये वाला एक्सपीरियंस किया है, मेरे ख्याल से मैं अच्छी रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आप मेरा रिज्यूमे देख सकते हैं, मेरे कैंडिडेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीज़ कन्विंस करने के लिए, जैसे मैंने कहा था कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग द पीपल, तो आपको अगेन कवर लेटर और रिज्यूमे में कन्विंस करना है कि यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो इस चीज़ को कन्विंस करने के लिए कवर लेटर का हम यूज़ करते हैं। तो कवर लेटर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग फ्रॉम रिज्यूमे। रिज्यूमे आपको प्रेजेंट करने के लिए और कवर लेटर रिज्यूमे को प्रेजेंट करने के लिए बेस्ट माना जाता है। अकेला रिज्यूमे किसी पोस्ट के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन अकेला कवर लेटर इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर एनी पोस्ट एट ऑल। ठीक है, तो कवर लेटर इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एनी रिज्यूमे which makes your chances better to go through the resume and go through the job vacancies। और हो सकता है कि आप सचमुच में इंटरव्यूअर के सामने तक पहुंच सकें क्योंकि आपका रिज्यूमे और कवर लेटर आपने अच्छा तैयार किया है। एक चीज और, जो आप रिज्यूमे तैयार करते हैं इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आमतौर पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब इंटरव्यू के लिए कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आमतौर पे वो सब्जेक्ट आप उनको इस रिज्यूमे के थ्रू पहुंचा रहे हैं। वो आपको सबसे पहले रिज्यूमे पढ़ेंगे, रिज्यूमे आपने क्या क्या मेंशन किया है उसी के ऊपर सवाल किए जाएंगे। अगर आपने रिज्यूमे में एक जानबूझ के पॉइंट लूप होल छोड़ दिया, आपने कहा मैं बनना तो चाहता था एस्ट्रोनॉट लेकिन मैं आ गया हूँ मीडिया में, तो आपका ये जो आपने लिख दिया ना ये बनना चाहता हूँ, ये वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए अपने रिज्यूमे बहुत ही ध्यान से बनाइए, बहुत सोच समझ के बनाइए। आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं कि सामने वाले को ऑलरेडी आप पॉइंट छोड़ दें, या हो सकता है कई बार ट्रिक भी होती है कि आप जानबूझ के ऐसा पॉइंट छोड़ दें जिसका आपने बहुत बेहतरीन आंसर पहले ही सोचा हुआ है, आप जानते हैं कि ये पॉइंट वो छेड़े और यहाँ से आप जीत जाएं। तो अगर आप ऐसे ट्रिक गेम खेल रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे ट्रिक मत करिए, क्योंकि आमतौर पे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्हें भी पता है कि ये ट्रिक हमारे साथ खेली जा सकती है। वो आप जैसे रोज बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ऑलरेडी लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आप बहुत बेस्ट हैं तो ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन सजेस्टेबल नहीं है इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो दिस वाज योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ये नया पार्ट था। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाकी पार्ट्स के लिए हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से संबंधित या कम्युनिकेशन स्किल्स से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में मुझके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर बहुत ही जल्दी दोबारा मिलेंगे एक नए चैप्टर के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए IIMT मीडिया। शुक्रिया, धन्यवाद।